नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले 2 क्लास में हमने हलवा विद्रोह और परलकोट विद्रोह के बारे में देखा था। बहुत ही डिटेल्स में मैंने उसे बताया है। आप उन दोनों वीडियो को ज़रूर जाके देखिएगा। आज हम तारापुर विद्रोह के बारे में देखेंगे। तो मैंने जब शासक का क्रम बताया था तो आपको बताया था कि अजमेर सिंह के समय में एक विद्रोह होता है, उसके बाद एक शासक छोड़ देना किसको, दरियादेव को। उसके बाद लगातार 3 शासक आएंगे, महीपाल, भूपाल और भैरमदेव। तो महीपाल के में 1 विद्रोह, भूपाल के में 2 विद्रोह और भैरमदेव के में 3 विद्रोह। तो महीपाल का में 1 विद्रोह हमने परलकोट देख लिया है। आज भूपाल देव के में 2 विद्रोह होगा, जिसे देखना है कौन, तारापुर विद्रोह और मेरिया विद्रोह। इसके आगे जो भैरमदेव आएंगे उनके साथ उनके समय 3 विद्रोह होते हैं, एक मुड़िया विद्रोह, एक लिंगागिरी और एक कोई विद्रोह। तो इन 3 विद्रोह को हम आगे देखेंगे। आज हम देखते हैं तारापुर और मेरिया। तारापुर और मेरिया विद्रोह, ये दोनों जो विद्रोह होंगे भूपाल देव के समय में होते हैं। 1842 से ही चालू होते हैं। खत्म होने का समय अलग है, लेकिन शुरू आप देखेंगे तो 1842 से ही होता है। ठीक है, तो तारापुर विद्रोह पहले देखते हैं। ये शुरू होता है 1842 से 1854 ईस्वी में। शासक भूपाल देव रहता है और इस समय एक दीवान रहता है तारापुर क्षेत्र में, जिसका नाम रहता है जगबंधु। जगबंधु एक दीवान रहता है। दीवान मैंने बताया था क्या होता है, ब्रिटिशर्स के द्वारा इस क्षेत्र में मतलब बैठाया गया अधिकारी होता था। ठीक, तो जगबंधु रहता है दीवान, जो कि उस क्षेत्र के कर संग्रहण से संबंधित कार्य करता था। ठीक, फिर इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो दलगंजन सिंह। अब ये दलगंजन सिंह कौन था, तो तारापुर परगने का प्रमुख था। साथ में ही ये दलगंजन सिंह भूपाल देव का भाई भी था। दलगंजन सिंह किसका भाई था, भूपाल देव का। अब इसी भूपाल देव ने इस दलगंजन सिंह को ही तारापुर क्षेत्र में परगना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया रहता है। लेकिन इस परगने में कर वृद्धि के कारण और ये जो जगबंधु नया दीवान आया था उसके बहुत ही ज़्यादा कड़े निर्णय जो कि आदिवासियों के फेवर में नहीं हुआ करते थे, उनके वजह से क्या होता है, एक आक्रोश की भावना फैलती है वहाँ के जनजातियों, वहाँ के प्रजा के मध्य में, और उसी का रूप पकड़ लेता है कौन, विद्रोह। और इसी विद्रोह को तारापुर क्षेत्र में होता है, इसलिए तारापुर विद्रोह नाम दिया जाता है। अब इसका लीड कौन करेगा, तो दलगंजन सिंह जो वहाँ का प्रमुख है। ठीक है, तो कहीं भी आप देखेंगे कि एक क्षेत्र विशेष का नाम आए और वहाँ से विद्रोह हो तो अधिकतर वहाँ के जो प्रमुख रहते हैं वो ही उसे लीड करते हैं। जैसे कि परलकोट में देखा थे वहाँ के जमींदार गेंद सिंह ने किया था, वैसे ही तारापुर विद्रोह में वहाँ के परगना प्रमुख ने किया है, दलगंजन सिंह। ठीक, ये रिलेट हुआ। अब दीवान जगबंधु को हटाना है और कर वृद्धि जो हो गई थी उसके विरोध में ये विद्रोह हुआ था, मैंने बता दिया। अब आप बताइए, कोई शासक है, उसी का भाई उस क्षेत्र में काबिज है परगने प्रमुख के रूप में, और वही विद्रोह कर रहा है, तो जाहिर सी बात है, पावर है उसके पास, विद्रोह कर रहे हो तो अंग्रेजों को उनके सामने झुकना पड़ेगा। तो अंग्रेज इसके सामने झुक जाते हैं और जो दीवान बैठाए रहते हैं उसको वापस पद से हटा देते हैं, दीवान जगबंधु को। साथ में जो कर वृद्धि का आदेश दिया गया था उसे भी वापस ले लिया जाता है। तो आपको अधिकारी का नाम याद रखना है, मेजर विलियम्स। मेजर विलियम्स के द्वारा कर वृद्धि के आदेश को वापस लिया जाता है, साथ ही दीवान जगबंधु को भी पद से हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार जो तारापुर विद्रोह है वो सफल रहता है। ठीक है, अभी तक हमने 2 विद्रोह देखे थे, दोनों का दमन हुआ था, लेकिन तारापुर विद्रोह इसका क्या होता है, सफलता प्राप्त होती है इस विद्रोह को। तो पूरे जनजाति विद्रोह में आप देखेंगे तारापुर विद्रोह ही सफल रहता है। क्यों रहता है, उसका कारण भी है कि शासक का भाई ही इस विद्रोह को शुरू करता है। ठीक है, याद रखना। और कैसे याद कराया था मैंने, तो तारे दल में रहते हैं तो दलगंजन सिंह इसका नेतृत्व करता है, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, परलकोट का तो जमींदार गेंद सिंह था, तो नॉर्मल ही मैंने उसको बता दिया था। अजमेर सिंह का भी पढ़ते पढ़ते आपको हो जाएगा, क्योंकि शासन क्रम में भी उनके बारे में देखना है, साथ में हलवा विद्रोह में भी देखना है, तो वो भी याद हो जाएगा। तारापुर का तारे दल में रहते हैं, इस तरीके से रिलेट करके दलगंजन सिंह याद रख सकते हैं। ठीक,
अब ये कौन से क्षेत्र में होता है, तो दंतेवाड़ा क्षेत्र में होता है। ये आपको याद रखना है, जो आपका तारापुर विद्रोह है दंतेवाड़ा क्षेत्र है, ये आपको याद रखते चलना है। ठीक है, जब पहला लेक्चर लिया था तो मैंने बता दिया था कौन सा विद्रोह किस जगह में होता है, फिर भी आप यहाँ पर याद करते चलिएगा। ठीक है, परलकोट तो देख लिया आपने, कांकेर क्षेत्र में आता है तो कांकेर में होगा। हलवा विद्रोह आपका बस्तर में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं मेरिया विद्रोह। ये मेरिया विद्रोह भी 1842 से चालू होता है, लेकिन ये चलता है 1863 तक। 1863 तक चलता है ये। शासक भूपाल देव ही रहता है। इसका जो नेतृत्व करता रहता है हिड़मा मांझी रहता है। इसको मैंने रिलेट कराया था कि मेरा मांझी करके याद करना, मांझी मतलब रिलेट कर लेना, मांझी मतलब अपना कोई दोस्त यार, तो मेरा मांझी करके याद कराया था मैंने, मेरिया और मांझी, हिड़मा मांझी। ठीक है, इसे मेरिया या मीडिया विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक, अब मेरिया क्या होता था ये हम आगे देखेंगे। जैसे कि अभी तक हलवा देखे, परलकोट विद्रोह देखे, तारापुर देखे, उसी प्रकार मेरिया विद्रोह क्यों बोला गया उसका भी हम आगे कारण देखेंगे। हिड़मा मांझी ने तो नेतृत्व किया। अब इसका उद्देश्य क्या था इस विद्रोह को होने का? जैसे पहला विद्रोह का था उत्तराधिकार का युद्ध, दूसरा का था अबुझमाड़ियों का शोषण, तीसरा का था तारापुर में कर वृद्धि। तो इसका था नर बलि प्रथा समाप्त करने के विरोध में। नर बलि प्रथा को समाप्त कर दिया गया था किसके द्वारा? मराठों और अंग्रेजों के द्वारा। अभी नर बलि क्या होता था सर? तो जो दंतेश्वरी माता मंदिर है, दंतेश्वरी माता मंदिर में नर बलि देने का एक प्रथा चलता था। नर बलि देने का प्रथा चलता था। ठीक है, नर बलि दिया जाता था। अब इस नर बलि को ही ना, जो जिस नर की बलि दी जाती थी उसे ही मेरिया कहा जाता था। ये आपको याद रखना, जिस नर की बलि दी जाती थी उसे ही मेरिया कहा जाता था। अब ये बलि किस वक्त दी जाती थी? तो माटी पूजा और ताड़ी पेरी पूजा के समय। ठीक, ताड़ी पेरी पूजा और माटी पूजा क्या होती है सर? तो आप जब बस्तर दशहरा पढ़ेंगे, जब मैं जनजाति आपको वो बताऊंगा कि जनजाति की लोक कला संस्कृति में जब मैं आपको बस्तर दशहरा पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि माटी पूजा किस समय होता है, कब होता है। ये नवरात्रि के समय का ही क्रम है। तो माटी पूजा जब होती है तो उसी समय पहले से प्रथा चली आ रही थी अन्नम देव के समय से कि एक पुरुष की बलि दी जाती थी और एक गांव उसके लिए चयनित रहता था कि इसी गांव से ही बलि के लिए आएंगे। ठीक, तो माटी पूजा के समय ये बलि दी जाती थी और जो बलि जिस नर की बलि दी जाती थी उसे ही मेरिया कहते थे। ये आपको याद रखना है। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर अब इसी नर बलि प्रथा के बारे में मराठा और अंग्रेजों को पता चल जाता है। अब जो मराठा के नागपुर के भोसला शासक रहते हैं वो इसे बंद कराना चाहते हैं। तो नर बलि प्रथा रोकने हेतु नागपुर के भोसला राजा ने एक सुरक्षा टुकड़ी 22 वर्षों के लिए दंतेवाड़ा मंदिर में नियुक्त की थी, ताकि यहाँ आगे से प्रथा जब मेरिया विद्रोह जो हुआ, नर बलि प्रथा को समाप्त किया गया, तब से वहाँ तक 22 वर्षों के लिए एक टुकड़ी को भेजा गया कि आगे यहाँ नर बलि नहीं होना चाहिए करके। ठीक है। अब इसी के विरोध में क्या करते हैं कि वहाँ की जो जनजाति रहती हैं वो इसका विरोध करना चालू करते हैं कि आप हमारी सांस्कृतिक परंपरा में दखलंदाजी कर रहे हैं, आप तो हमारे क्षेत्र में आकर शासन कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। अब आप हमारी सांस्कृतिक प्रथा में जो इतने लंबे वर्षों से चली आ रही उस पर भी हस्तक्षेप करने लग गए। इस वजह से विद्रोह हो जाता है। तो अधिकतर आज भी देखिएगा किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक चीज़ में खिलवाड़ कर दिया जाता है या उससे संबंधित कुछ तथ्य बोल दिए जाते हैं उल्टे सीधे, तो लोग विद्रोह में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ था उस समय के लिए, आज के लिए भी। तो इस सेंसिटिव चीज़ पर रोक लगाने की वजह से इस लोगों मतलब वहाँ की प्रजा के बीच में आक्रोश आ जाता है और वो आक्रोश विद्रोह का रूप धारण कर लेता है, जिसे मेरिया विद्रोह के रूप में जाना जाता है। अब दलगंजन सिंह के स्थान पर वामन राव को बस्तर का दीवान नियुक्त किया गया। अब दलगंजन सिंह अभी अपने पढ़ा तारापुर विद्रोह, इसी क्षेत्र, अब उसका तारापुर का जो तो परगने का तो था प्रमुख, साथ में बस्तर क्षेत्र में दीवान था, उसके जगह हटा के वामन राव को बस्तर का दीवान नियुक्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि दलगंजन सिंह तो खुद वहाँ के लोगों का सपोर्ट करेगा ना भाई, क्योंकि वहाँ उनकी प्रजा रहती है। इस वजह से उनको हटाया जाता है और अपने बीच का व्यक्ति वामन राव को बस्तर का दीवान नियुक्त किया जाता है। ठीक, फिर रायपुर जो तहसीलदार शेर खां को नर बलि प्रथा के नियंत्रण के लिए नियुक्त किया जाता है। अब जो 22 वर्षों के तक इसमें एक टुकड़ी को नियुक्त किया जाएगा तो उसका नियंत्रण कौन करेगा? तो इसके लिए रायपुर तहसीलदार शेर खां को अब देखिए जो उस धर्म से रिलेटेड नहीं है वैसे लोगों को वहाँ बैठाएंगे तो उनकी आस्था तो चोट नहीं पहुँच रही है, ठेस नहीं पहुँच रही, तो वो उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे करके। इस कूटनीति के तहत वहाँ जितने भी उस धर्म से या उस रिलीजन से रिलेटिव लोग थे उनको हटा दिया गया। जैसे दलगंजन सिंह को हटा दिया गया, वामन राव को बैठा दिया गया।
तहसीलदार शेर खां, मुस्लिम जो तहसीलदार हैं उनको लाकर बैठा दिया गया कि आप इस क्षेत्र में नियंत्रण करेंगे करके। तो इस प्रकार ये जो विद्रोह है उसका भी दमन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ तो जांच हुई होगी, तब तो पता चला होगा, मतलब किसी ने तो जांच किया होगा कि हाँ यहाँ नरबली पता चलता है। तो वो व्यक्ति कौन था? तो मैकफर्सन। इसी मैकफर्सन ने जांच किया था, देखा था कि दंतेश्वरी माता मंदिर में नरबली प्रथा चलती है, नरों की बलि दी जाती है। तो ये बहुत ही इनको ऑड लगता है कि भेड़ बकरी गाय इन सब के तो बलि दिया जा रही है, लेकिन ये मनुष्य की कैसे बलि दे सकते हैं। तो ये इसकी अपनी जांच का रिपोर्ट आगे प्रस्तुत कर देते हैं। तो ब्रिटिशर्स और मराठा इसके खिलाफ फिर एक्शन लेते हैं। ठीक है, और एक्शन लेते हैं तो इसका दमन करने के लिए, अब विद्रोह जो पनप रहा था उसके दमन करने के लिए तहसीलदार को तो बुला लिया गया है, दीवान नियुक्त कर दिया गया है, दूसरा दीवान, वो तो रहेंगे ही, वो आगे 22 साल और वर्षों तक के लिए आपके रहेंगे ही। लेकिन तात्कालिक रूप से उसे ख़त्म करने के लिए भी, तात्कालिक रूप से ख़त्म करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया, उसका नाम था कैंपबल। तो मैंने शुरू में बताया कि धर्म से रिलेटेड चीज़ था, तो इसके लिए कोई बहुत ही कैपेबल व्यक्ति को तो आप भेजोगे जो आपके इस विद्रोह को हैंडल कर सके। तो वो व्यक्ति बहुत ही कैपेबल था जिसने दमन किया। तो कैपेबल से कैंपबल ने मेरिया या मुड़िया विद्रोह को संभाला या हैंडल किया, या उनको असफल किया, विद्रोह को असफल किया या उसका दमन किया, ये याद रखना है। ठीक है, परिणाम क्या होता है? तो अंग्रेजों द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया, जैसे कि मैंने बताया। ठीक, तो ये था आपका मेरिया विद्रोह बेसिकली नरबली प्रथा को बंद करने के विरोध में किया गया था। मराठों द्वारा इसका विरोध किया गया, ब्रिटिशर्स द्वारा इस प्रथा का विरोध किया गया, और मराठों द्वारा 22 वर्षों के लिए दंतेवाड़ा मंदिर में एक टुकड़ी नियुक्त की गई थी ताकि इस प्रथा को रोका जा सके। अब 42 से 63 तक देखेंगे तो 21 साल हो ही जाता है। तो 22 वर्षों तक ये टुकड़ी नियुक्त थी, जिसमें दलगंजन सिंह को हटाकर वामन राव को वहाँ का दीवान बना दिया जाता है, और तहसीलदार जो रायपुर के रहते हैं शेर खां, उसे वहाँ नियुक्त कर दिया जाता है इसके नियंत्रण के लिए। ठीक, मेरिया क्या होता था मैंने बता दिया था कि माटी पूजा के समय दंतेश्वरी माता मंदिर में जिस नर की बलि दी जाती है उसे मेरिया कहा जाता था। ठीक है, ये पहले से परंपरा चला आ रहा था, इसलिए बहुत ही उग्र रूप धारण कर लेता कि आप हमारी सांस्कृतिक प्रथा में दखल अंदाजी कर रहे हैं करके। तो लंबे समय तक ये विद्रोह चलता है, और जो कैपेबल रहेगा वही इस सेंसिटिव चीज़ का दमन कर पाएगा। मतलब सेंसिटिव चीज़ के कारण जो विद्रोह पनपता है ना, वो बहुत ही मतलब बोला जाए कि विनाशक टाइप का रहता है, बहुत ही ज़्यादा वो बढ़ जाता है। किसी भी चीज़ में आप देखेंगे तो बहुत ही कैपेबल व्यक्ति की ज़रूरत होती है ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए। तो कैपेबल से कैंपेबल। ठीक, जांचकर्ता कौन था? मैकफर्सन। अब ऐसे चीज़ों पर जो हाथ डालेगा, इन सब चीज़ों की जो जांच करेगा, वो फंस जाएगा से मैकफर्सन, मैं फंस गया से मैकफर्सन। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो आज हमने तारापुर और मेरिया विद्रोह के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इस वीडियो में दोनों विद्रोह को मैंने कवर कराया। आप बहुत ही आराम से 1 से 2 बार इन वीडियो को देखिएगा ताकि आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाए। अगर इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेतृत्वकर्ता मैं फिर से बता देता हूँ कि उसका दलगंजन सिंह था। तो जो तारा दल में रहते थे दलगंजन सिंह, और मेरा मांझी से हिड़मा मांझी, मेरिया विद्रोह का हिड़मा मांझी। नेतृत्वकर्ता सभी के इंपॉर्टेंट है, कहाँ ये होता है तो वो भी याद रखना। आपका तारापुर दंतेवाड़ा क्षेत्र में होता है, और मेरिया विद्रोह आपके बस्तर क्षेत्र में होता है। आपको क्षेत्र भी याद रखना है विशेषकर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे का नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।